जय हिंद साथियों, आज का डेली करंट अफेयर का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इसका आयोजन गोवा में होगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार दोनों मिलकर के 3 से लेके 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, इसका उद्घाटन 3 दिसंबर को किसके द्वारा किया जाएगा? गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है प्रमोद सावंत, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों, लूसोफोन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लूसोफोन दुनिया के वे देश हैं या वे पार्ट हैं जो पुर्तगाली को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं और पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे। बात करें यहाँ पर गोवा की, तो गोवा भी पुर्तगाल का एक उपनिवेश था और इसे भारत सरकार ने 1961 में यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया था। इसके माध्यम से मुक्त कराया था पुर्तगालियों के हाथों से। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा CPLP के बारे में। CPLP का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्रीज, यानी पुर्तगाली बोलने वाले देश या फिर दुनिया के वह हिस्से। तो 1996 में इसको स्थापित किया गया था CPLP को। इसमें अंगोला, ब्राजील, काबो वर्डे, गिनी, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। भारत जुलाई 2021 में एक सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हो गया है। देखिए, पुर्तगाली की बात करें तो विश्व में 6वीं सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भाषा है वो है पुर्तगाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं 1 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं राजा गुप्ता। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, लास्ट में हम यहाँ पर स्टैटिक GS सब्जेक्ट को भी कवर करते हैं, स्पेशल स्टैटिक GK आपको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलता है। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका उसी क्लास में टेस्ट होता है और ये 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है क्योंकि लोग संभव की सीमा तक जाने का साहस ही नहीं जुटा पाते। चलिए दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रहा। ग्रेट बैरियर रिफ ये किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो ग्रेट बैरियर रिफ कहां पर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अभी इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रिफ है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि ये खतरे में है। दुनिया का जो सबसे बड़ा कोरल रिफ है ये पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इस रिफ की रक्षा करने के लिए $1.2 बिलियन, लगभग $800 मिलियन खर्च करने का संकल्प लिया है। देखिए कहां पर है ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इधर आप देखिए पूर्वी तरफ, यानी पूर्वी तट तरफ आपको ग्रेट बैरियर रिफ देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप क्रेजी जीके ट्रिक पर डेली क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा और क्विज भी मिलेगा। दोस्तों, जो क्विज होगा आपका, जो डेली क्विज होगा, यहाँ पर आप अपनी रैंक को भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डेली इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस देश को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $100 मिलियन टू विच कंट्री? तो भारत ने मालदीव देश को हाल ही में $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। देखिए, भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो यह है S जयशंकर। इन्होंने एक समारोह में अटेंड किया, वहां पर एक समारोह हो रहा था और मालदीव को $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए भारत मदद कर रहा है। अपने पड़ोसी देशों की हमेशा भारत मदद करता रहता है। देखिए, मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है और देखिए कोविड की वजह से वहाँ पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए भारत मदद कर रहा है। देखिए, इस साल अगस्त में मालदीव के प्रेसिडेंट, नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत की यात्रा पर थे और भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव में 2000 नई सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन ऋण प्रदान किए हैं।
देखिए यहाँ पे मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव जो है 1200 कोरल रिफ द्वीप से मिलकर बना है। तो ये एक प्रकार का द्वीप समूह है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है, हिंद महासागर में आप इसकी लोकेशन देख पाएंगे। ये है भारत। यहाँ देखिए आप, ये लोकेशन है मालदीव की, यहाँ पर देखिए मालदीव की लोकेशन है। भारत और जो मालदीव हैं ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 8 डिग्री चैनल से भारत और मालदीव अलग होते हैं। इसकी जो मुद्रा है रुपया है, कैपिटल है माले। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर ऑब्जर्व? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 30 नवंबर को मनाया जाता है रासायनिक युद्ध से पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। दोस्तों कब से मनाया जा रहा है? 2005 से। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। इसे बोला जाता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब है जो रासायनिक युद्ध का शिकार हुए हैं पीड़ित, उनको याद किया जाता है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस दौरान यहाँ पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, इसलिए याद किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिवस की बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर, 3 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। नेक्स्ट शिशु सुरक्षा दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, विश्व मधुमेह दिवस बाल दिवस 14 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, वर्ल्ड एडल्ट्स डे 18 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर, नेशनल लॉ डे एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर और झंडा दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम है एम पॉक्स। क्या नाम है? एम पॉक्स। दोस्तों WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि मंकी पॉक्स के स्थान पर इसका नाम एम पॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कारण है कि WHO ने इसका नाम बदला है? तो देखिए इसके पीछे कारण है दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश और लोगों के द्वारा इसे कलंकित करने वाला और नस्लवादी माना जा रहा था। इसलिए WHO ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 23 जुलाई 2022 को WHO ने जो मंकी पॉक्स रोग है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, इसका नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात मंकी पॉक्स की आई है तो मैं आपको मंकी पॉक्स के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। देखिए प्यारा सा बच्चा है जो कि मंकी पॉक्स से पीड़ित है। इस प्रकार से मंकी पॉक्स बच्चों को इन्फेक्ट करता है। मंकी पॉक्स जो है ये वायरल जूनोटिक बीमारी है, यानी वायरस के द्वारा फैलता है। जूनोटिक का मतलब होता है जानवरों से जो बीमारी मनुष्यों में आती है उसे हम बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। और ये मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाया जाता है। पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। 1970 में मनुष्यों में पहचाना गया पहली बार। और इंडिया में मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला 14 जुलाई 2022 को केरल के कोल्लम जिले से सामने आया था। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के इंडेक्स रैंकिंग 2022 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल पेंशन सूचकांक। तो इसके जारी करता है मर्जर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल 44 कंट्रीज में शामिल हैं। भारत का स्थान 41 है, पहला स्थान आइसलैंड का है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ये रहा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 107 है। टोटल 121 कंट्रीज में शामिल है। पहला स्थान इसमें बेलारूस का है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में भारत में जो स्टेट है पहले नंबर पर वो है हरियाणा। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले स्थान पर है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40 है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 132 कंट्रीज शामिल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है? तो कार्बन कैप्चर की जो रिपोर्ट है हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। किसने?
नीति आयोग ने। दोस्तों नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें कार्बन कैप्चर का उपयोग करके और भंडारण के महत्व की पड़ताल की जाएगी। दोस्तों भारत सरकार 2070 तक नेट उत्सर्जन यानी शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। देखिए यहाँ पर नेट जो इमिशन है इसकी बात कर रहे हैं हम, नेट उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीति आयोग की बात करेंगे क्योंकि नीति आयोग की बात आई है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है प्लानिंग कमीशन की जगह पर। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष हैं पीएम मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ हैं परमेश्वरम अय्यर। ये भारत की थिंक टैंक की तरह काम करती है, यानी भारत किस प्रकार से आगे बढ़े इसके लिए सुझाव देती है नीति आयोग। देखिए 7th क्वेश्चन, हाल ही में विस्तारा का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक हो जाएगा? तो विस्तारा का एयर इंडिया में जो विलय है 2024 तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में टाटा सन्स कंपनी ने इसकी घोषणा की है। टाटा सन्स एयर इंडिया की मालिक है। विस्तारा में टाटा समूह का 51% पार्टनरशिप है और शेष 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। दोनों एयरलाइंस की विलय के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी। दोस्तों टाटा समूह 2024 तक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया को एयर इंडिया के साथ विलय करने की योजना बना रहा है। ये देखिए एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में जेआरडी टाटा के द्वारा और 1953 में भारत सरकार के द्वारा इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। देखिए एयर इंडिया के प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष हैं एसजे वजीफादार। क्या नाम है इनका? एसजे वजीफादार। अब आइए समझते हैं क्या मकसद है इस समिति के गठन करने का। तो देखिए इसका मकसद है उचित वैश्विक व्यवहार, ग्लोबल बिहेवियर को अपनाकर मौजूदा नियमों को और सरल बनाना और मजबूत बनाना। समिति की जो अध्यक्षता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफादार करेंगे। दोस्तों समिति रेगुलेटर को शेयरों के अधिग्रहण और कारोबारी सुगमता से संबंधित मामलों पर सजेशन देगी, सलाह देगी। यहाँ पे बात सेबी की आई तो मैं आपको बता दूं 12 अप्रैल 1988 को यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में गठित की गई। 1992 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। ये भारत में पूंजी और कमोडिटी बाजार का एक रेगुलेटर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष है माधवीपुरी बूथ। चलिए फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाल ही में IFFI के 53 एडिशन में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो इस फिल्म का नाम है नरगिसी। नरगिसी ईरान की फिल्म है। दोस्तों हाल ही में इसे मिला है ICFT यूनेस्को गांधी पदक क्योंकि इस फिल्म में महात्मा गांधी की शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को बताया गया है। जो फिल्म का निर्देशन किया गया है पायम अस्कंदरी के द्वारा। ये फिल्म किस पर आधारित है? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति पर आधारित है और उसके जीवन में इस बीमारी की वजह से जो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं और उसका परिणाम बताया गया है इस फिल्म में। इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता 2 गुण इसमें दर्शाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया गया। श्रीहरिकोटा में कहां पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो परिसर के भीतर यह स्थापित किया गया। दोस्तों लॉन्च पैड को चेन्नई में स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप, क्या नाम है इसका, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा डिजाइन और संचालित किया गया है। दोस्तों इसका उद्घाटन जो है इसरो के अध्यक्ष और अंतरिम विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को भी लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स अब बारी है करंट अफेयर्स की रस्मलाई की यानी 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे 49 नंबर मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ दिलाई?
तो 49 CJI बने थे जस्टिस यू ललित। लेकिन फ्रेंड्स अब भारत के प्रेजेंट में 50वें CJI हैं DY चंद्रचूड़। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके लुसाने डायमंड लीग को जीत लिया है? तो यह 89.08 मीटर। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? कहां पर? गुजरात राज्य पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर NIA के कार्यालय का उद्घाटन किया है? कहां पर? नवा रायपुर पर। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो यह भारत। पहले प्रतिबंध लगाया था, अब हटा दिया है। दोस्तों अब आप सभी का टेस्ट होने वाला है, 10 में 10 नंबर लाना है। आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए, जो आपने पढ़ा है अब उसका आपका टेस्ट होगा। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो कहाँ के हैं? गोवा के। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह किस देश के राष्ट्रपति हैं? कहाँ के हैं? मालदीव के। कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? तो ये चैनल है 8 डिग्री चैनल। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमन बेरी। सेबी का हेडक्वार्टर किस स्थान पर है? ये मुंबई में है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पर है? तो यह है हरियाणा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107। ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 41 प्लेस पर है। दोस्तों अब बारी है 30 नवंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो पहला प्रश्न रहा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल है 2024 तक बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये हैं प्रसून जोशी जी। मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ, ये किस देश में है? तो मौना लोआ जो ज्वालामुखी है अमेरिका में है। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसने सम्मानित किया है? यूनेस्को ने। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी बन गई है? तो इसका नाम है इनकोवैक। मैरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो यह है गैस लाइटिंग। केंद्र सरकार के द्वारा नई चेतना अभियान किसके लिए शुरू की गई है? महिलाओं के लिए। यूपीएससी के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो यह प्रीति सूदन। देखिए फ्रेंड्स, आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, प्रेजेंट में नीति आयोग के CEO कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर्स हो जाता है खत्म। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के पिटारे में भारतीय संविधान के स्रोत सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पहला प्रश्न रहा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से हमने ली है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा जो कैरेक्टर है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है? तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी सबसे ज्यादा कहां से हमने उठाया है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग 80% प्रोविजन यहीं से हमने उठाए हैं। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ये किस देश की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम से अधिक समानता रखती है? तो ये कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है और भारत का जो फेडरल सिस्टम है सिमिलर है। भारतीय संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है कहाँ से लिया गया है? तो यह है कनाडा से। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त की गई है? आयरलैंड से, मैं बता चुका हूं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का उल्लेख किस देश से लिया गया है? तो यह है अमेरिका से। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है कहां से ली गई है? तो पहले भी बताया है, ब्रिटिश। देखिए फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है,
इसके विचार जो है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो आपात संबंध उपबंध है, भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश से लिए गए हैं? तो ये है जर्मनी के वीमर संविधान से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो यह संरक्षक है, यह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये संकल्प कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की है।